गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे लेकर के चलते हैं, जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद से बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 3, 7 एवं 15 का चतुर्थ समानुपातिक क्या है। तो इसका आंसर समानुपातिक क्या है, तो यहाँ चतुर्थ जो अनुपात होता है, रेशियो जो निकालना होता है चौथा, वो होता है जैसे यहाँ पर 3, 7, 15 दिया हुआ है, तो ये होता है BC/A। चतुर्था अनुपात जो होता है, फोर्थ रेशियो, वो जो होता है BC/A। तो इसको अगर A बोले, इसको B और ये वाला C, तो कहता है कि BC/A यानी 7 × 15 और बाई में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, और ये हुआ हमारा आंसर। और इसी को हम बोलेंगे चतुर्थ रेशियो, चतुर्था अनुपात BC/A। अगला क्वेश्चन कहता है कि 140 प्लस 80 × 2 - 24 पूरे पर यहाँ डिवाइड यानी भागा लगा हुआ है, और ये है हमारे पास 80 + 20 × 3 और -40। बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन यानी इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में काम किया जाता है, ऐसे होता है, ये ना नियम है बोडमास का। बोडमास ब्रैकेट ऑफ मतलब का यानी गुना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी पहले ब्रैकेट फिर ऑफ यानी का मतलब गुना, फिर भागा देंगे, फिर गुना करेंगे, जोड़ेंगे और फिर घटा देंगे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें दिया हुआ है, अगर इसके अंदर यानी पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया जाता है, तो पहले इसमें गुना दिया हुआ है, फिर जोड़ और घटाव है, तो पहले गुना करेंगे, फिर जोड़ देंगे, और जोड़ करके फिर इसको हम घटा देंगे। और इसमें भी वही काम करेंगे, क्योंकि इसमें गुना दिया है, जोड़ और घटाव दिया है, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए 8 × 16 160, ये वाला 160 आ गया। अब 160 में ये वाला आपको जोड़ देना है, तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये आता है 300, यानी ये वाला टोटल पोर्शन 300, और 300 में से 24 जाएगा, ये आएगा 276। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला 180 और 240, 300 आया, 300 - 24 करेंगे, और यहाँ पर हम इसको भागा ही देंगे। खैर सॉल्यूशन तो डायरेक्ट ऐसे ही किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ 8 × 16 160, 140, 300, अब 300 में से 24 घटाएंगे, आ जाएगा डायरेक्ट 276। और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो देखिए 20 दिया 60, ये वाला पोर्शन 60 आया, 60 और 80 140 में से 40 घटाइएगा तो आएगा 100, और 100 से यहाँ पर भाग देंगे, आंसर आएगा 2.76। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे ही करेंगे, यही ठीक रहेगा, क्योंकि छोटा मोटा कैलकुलेशन ही यहीं से कर लेंगे तो बेहतर होगा। 8 × 16 160, 160 और 140, 300 - 24 276, यहाँ 3 दूना 6 यानी 60, 60 और 80 140, 140 में से 40 गया, 100 बचा, भागा देंगे, डिवाइड करेंगे, 2.76 आएगा। अब अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो फिर वही लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर 8 × 16 140 - 40, अब ये वाला आया 276, और ये भागा में आया 100, भाग देंगे तो आएगा 2.76, और ये हुआ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से है। कहता है कि 5,000 रुपया मूलधन यानी प्रिंसिपल की राशि को 10% प्रति वर्ष CI से यानी चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाए, लगाया जाए, तो ब्याज की वार्षिक दर यानी एनुअल रेट संयोजित हो, तो ब्याज क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास प्रिंसिपल यानी मूलधन 5,000 रुपये है, ये वाला जो है हमारे पास ये है 5,000 रुपये, इसको मैं 2 साल के लिए लगा रहा हूं, तो मेरा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो देखिए इसको फॉर्मूला से चाहे तो फॉर्मूला से बना लीजिएगा, A बराबर ऐसे करके, A बराबर P × 1 + R/100 के पावर 2 कर लीजिएगा, जो आएगा उसमें से लास्ट में CI निकालना है, तो आपको A - P कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम अब चाहें तो इसको अलग तरीके से ही बनाते हैं, आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, तो हम लोग रेट लेकर के चलते हैं, चूंकि R हमारे पास जो है ना 10% है, तो 10% का मतलब होता है 10/100, 20% मतलब 20/100, 30% मतलब 30/100, इसको काटेंगे तो 1/10 आएगा,
ये नीचे वाले को मूलधन और ऊपर वाले को ब्याज बोलते हैं। तो यहाँ पर मूलधन है 10 रुपया, 1 रुपया ब्याज, तब मिश्रधन यानी अमाउंट हो जाएगा 11 रुपया और मूलधन 10 रुपया। जितने साल का होगा उस पर पावर चढ़ाएंगे, 2 साल का होगा 2 पावर, 3 साल का होगा 3 पावर, 4 साल का होगा 4 पावर। तो 2 साल का निकालना है तो हम यहाँ से 2 पावर चढ़ाएंगे, ये 2 पावर चढ़ाए तो ये 121 और ये वाला 100। ये आपको मालूम है कि ये मिश्रधन यानी अमाउंट है, ये मूलधन यानी प्रिंसिपल है। अब ये ब्याज मूलधन है ये वाला और ये मिश्रधन है अमाउंट है, इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये हमें CI यानी ब्याज निकलेगा और ब्याज आया 21 रुपया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो कुछ पहले से दिया हुआ रहेगा तुलना उसके साथ कर लीजिएगा। जैसे हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो मूलधन मेरे पास यहाँ भी है, तो ये वाला है 5000, तो इसका कितना गुना है, तो ये 50 गुना है, 100 का 50 गुना है 5000 रुपया। तो ये भी हमारे पास जो चीज़ भी अब इसमें से पूछेगा वो 50 गुना ही होगा। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये 5 और 5 दूना 10 और ये हुआ हमारा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार फिर से रेट 10%, 10% का मतलब 10/100, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज होता है, तो प्रिंसिपल और CI होता है। मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो आ जाएगा मिश्रधन यानी अमाउंट, उसको लिखेंगे 11/10। अब जितने साल का होगा उस पर पावर चढ़ाएंगे, तो 2 साल का है तो पावर 2 चढ़ाएंगे, आएगा 121 बटा में 100, ये मिश्रधन यानी अमाउंट हुआ, ये मूलधन यानी प्रिंसिपल हुआ। अब इसमें से घटाएंगे तो हमें ब्याज मिलेगा और हमसे ब्याज ही पूछा जा रहा है, तो हमारे पास इसमें जो कुछ दिया हुआ रहेगा बस हम कंपेरिजन यानी तुलना उसी के साथ करेंगे। ये सब सारा चीज लिख दिया हूँ, आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है। तो यहाँ देखिए ब्याज मेरे पास 21 हुआ, तो मूलधन है 100 रुपया और वास्तव में दिया हुआ है 5000, तो इसका कितना गुना है, तो 50 गुना है। तो 50 गुना अगर ये है तो ये भी 50 गुना ही होगा और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1050। 2 साल का CI जो है ना 1050 होगा। अगला क्वेश्चन ट्रेन यानी रेलगाड़ी से है और उसमें कहता है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। इसमें 2 चीज़ जान लीजिए। पहले लंबाई हर हाल में जुटेगा और चाल जो है जुट भी सकता है घट भी सकता है। डायरेक्शन सेम हो यानी 2 गाड़ी जब एक ही दिशा में जाएं तो चाल को घटा देंगे और विपरीत दिशा में जाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो चाल को जोड़ दिया जाता है। अब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। लंबाई यानी दूरी को ही लंबाई बोलते हैं और ये हमेशा जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर कहता है कि एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है, तो 100 मीटर लंबी अगर ट्रेन है तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है कुछ ना कुछ, और लंबाई को हमेशा जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर लंबाई हमारे पास दिया है कि ट्रेन है 100 मीटर, हम मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई P है, तो लंबाई यानी और लंबाई को ही हमेशा दूरी कहते हैं, लंबाई को ही दूरी कहते हैं और दूरी हमेशा जोड़ दिया जाता है। और कहता है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है। तो आप मुझे बताइए कि एक ही ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और उस पर खड़े आदमी को भी पार कर रही है। तो इसमें आपको समझना ये होगा कि दोनों कंडीशन में उसका स्पीड बराबर होगा, चाल बराबर होगा, एक ही चाल से दोनों को पार कर गई होगी। तो जब चाल बराबर होगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हम लिखेंगे कि चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय। चाल हमारा स्पीड, ये डिस्टेंस और ये टाइम होता है। अब हमें मालूम हो गया कि अगर दोनों कंडीशन में वो एक ही स्पीड से दोनों को पार कर दी है तो इसका मतलब स्पीड उसका सेम है, चाल बराबर है। चाल बराबर फॉर्मूला लेकर के चलेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुट गई और इसको पार किया गया है 18 सेकेंड में। ये हुआ चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यही ट्रेन 8 सेकेंड में एक आदमी को पार कर रही है। तो ट्रेन अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा कि ट्रेन की लंबाई के सामने आदमी का लंबाई का वैल्यू 0 होता है। आदमी कोई खंभा हो उसको 0 माना जाता है, वैसा लंबाई जो कुछ बड़ा में हो उसको माना जाता है। जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई बहुत बड़ा होता है तो इसको माना जाता है। तो इसलिए आदमी को जो पार किया जा रहा है तो आदमी का लंबाई नहीं होगा, सिर्फ दूरी जो काम करेगा वो ट्रेन की लंबाई ही काम करेगा। और ये हुआ दूरी और इस चीज को पार किया गया है 8 सेकेंड में। ये दोनों हुआ स्पीड यानी चाल, और दोनों चाल आपस में क्या थे, बराबर थे। अब अगर इसको काटा जाए तो 4 से काटते हैं, 4 दूना ये 25 बार में, इसको काटिए 9 टाइम्स। ये मल्टीप्लाई होता है, तिरछा तिरछी गुना, तो ये जब गुना होगा तो 225।
अब 225 ये यानी 100 प्लस पी बराबर में 225, तो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, तब पी का वैल्यू 125 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 125 मीटर है। अब एक बार फिर से लंबाई को ही दूरी कहते हैं, और प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। ट्रेन की लंबाई और आदमी की लंबाई में आदमी की लंबाई 0 माना जाता है, इसलिए उसका वैल्यू नहीं है। तो चाल अगर दोनों कंडीशन में सेम है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, काट के तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, और आंसर आएगा 125 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो है 125 मीटर। अगला क्वेश्चन कहता है टाइम एंड डिस्टेंस से है, और वहां पर कहता है कि जॉन एक निश्चित दूरी का 2/3 यानी 2/3 भाग बाइक से पूरा किया, और शेष यानी रिमाइंडर डिस्टेंस यानी दूरी को 6 किलोमीटर पैदल चला गया। पूरी यात्रा में कितना किलोमीटर दूरी तय किया गया? तो देखिए, अगर ये बात फ्रैक्शन की हो तो टोटल 1 माना जाता है। अब यहाँ अगर टोटल 1 माना जाता है तो कहता है कि 2/3 भाग उसने 2/3 भाग उसने बाइक से पूरा किया। तो देखिए, टोटल अगर 1 माना जाता है तो 2/3 अगर जा चुका है तो बचा हुआ जो भाग है वो टोटल 1 है। तो 1 में से अगर 2/3 भाग को घटाएंगे तो आएगा, यहाँ पर देखिएगा ये मल्टीप्लाई यानी 3 में से 2 गया 1/3। 1/3 भाग अभी उसको जाना बाकी है, और 1/3 भाग को ही कहता है कि वो 6 है। 1/3 भाग को ही कहता है कि वो 6 किलोमीटर है, यानी 1/3 बराबर 6 किलोमीटर। तिरछा तिरछी गुना 1 का वैल्यू 18 किलोमीटर, और ये हुआ आंसर। इसलिए कि अभी तुरंत मैंने बताया कि अगर बात फ्रैक्शन की हो तो टोटल 1 माना जाता है 1। अब 1 अगर टोटल दूरी 1 है, क्योंकि बात फ्रैक्शन की है, तो 2/3 जा चुका है, तो 1 में से जब 2/3 को घटाएंगे तो 1/3 आएगा, और यही कहता है कि वो दूरी जो है ना 6 किलोमीटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का वैल्यू 18 किलोमीटर, और 1 का मतलब टोटल होता है, यानी टोटल जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विराट कोहली का 9 पारियों में 9 इनिंग में एक निश्चित एवरेज यानी औसत था, और फिर कह रहा है कि 10वीं पारी में उसने 106 रन बनाया एवं इस प्रकार उसका औसत 6 रन बढ़ गया, तो उसका नया बल्लेबाजी का औसत बताइए, यानी बैटिंग। आपको मालूम है कि औसत का मतलब लगभग सब में बराबर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि विराट कोहली 9 पारी खेले हैं और उसमें उनका कुछ एवरेज है, औसत कुछ है, तो हम एवरेज यानी औसत हम मान लेते हैं कि 9 पारी में x रहा होगा, 9 पारियों में औसत उनका x रहा होगा। लेकिन जब 10वां पारी खेले ना, 9वां पारी तक एवरेज x रहा होगा, 10वां पारी में उनका एवरेज बढ़ गया 6। जितना भी रहा होगा, 10 मैच खेले हैं, 10 मैच में 10 मैच का यानी 9 मैच का एवरेज हम मान लेते हैं x है, और 10 मैच का जो एवरेज है वो x + 6 है। क्यों? क्योंकि वो 10वां मैच में वो एवरेज यानी औसत बढ़ चुका था। तो अब यहाँ पर कहता है कि तो बताइए कि उसका नया एवरेज यानी औसत क्या है। तो सबसे पहला चीज कि अगर मैं ये कहूं, और सबसे पहला चीज कि औसत क्या है, तो औसत का मतलब होता है, औसत कहते हैं कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या, सम ऑफ द टोटल नंबर्स बाय नंबर्स, ये औसत कहता है, एवरेज कहता है। तो औसत अगर इतना कहता है तो यहां पर देखिएगा कि अगर मैं कुल संख्या निकालना चाहता हूं, टोटल निकालना चाहता हूं, कुल योग यानी अभी तक कितना है, तो ये ध्यान देंगे कि औसत में कुल संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एवरेज दिया हुआ हो तो जितना संख्या दिया हुआ हो उससे मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 9 पारी में x रन वो बनाए हैं, 10वां में x + 6 रन हो चुका है, तो अगर 9 पारी के एवरेज यानी औसत में अगर संख्या से गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो उनका टोटल 9 पारी तक का रन आ जाएगा। और 10वां में जो 109 रन वो मारे हैं, अगर 10 पारी का टोटल रन में से 9 पारी का रन को घटा दिया जाएगा तो 10वां पारी में वो जितना मारे हैं 10वां इनिंग में वो आंसर आएगा, वो यानी वो निकलता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं 9 मैच खेला हूं और मेरा अभी तक 90 रन है, 10वां मैच मैं खेलने गया और अब मेरा रन 120 हो गया, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब लास्ट वाले मैच में 30 रन आपने बनाया, 30 रन, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल मैच के रन में से
लास्ट वाले मैच का यानी 9 मैच का, जैसे 10 मैच खेला हूँ, 10 मैच के रन में से 9 मैच का रन अगर घटाया जाए तो 10वां मैच में जो मैच खेला गया है वो वाला रन आता है 10वां मैच में। तो हम कहेंगे कि टोटल 10 मैच के रन में से हम 9 मैच का रन घटाएंगे तो 10वां मैच का रन आ जाएगा। और टोटल रन कैसे निकालते हैं, तो टोटल औसत में से कुल संख्या यानी जितना नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना अभी तक है वो आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एवरेज है 9 मैच का वो x है, 10वां में x प्लस 6 हो चुका है। तो 10 मैच खेला हूँ और मेरा एवरेज x प्लस 6 है, तो 10 मैचों का टोटल रन आ गया। 9 मैच खेला हूँ और अभी तक का एवरेज x है, तो इससे मल्टीप्लाई किए, गुना किए तो 9 मैच का पूरा रन आ गया। ये 10 मैच का टोटल रन है, तो 10 मैच के रन में से 9 मैच के रन को अगर घटा देते हैं तो ये जो 10वां मैच का रन है वो वाला आता है। और वो वाला कहता है कि ये 109 या 106 करके है, 106 रन है, 106 है, 106 रन है। तो अब हमें 10वां मैच में से घटाएंगे ना, तो ये 10वां मैच के 10 मैच के पूरे रन में से 9 मैच का घटाऊंगा तो 10वां मैच का रन आ जाता है। इसमें से मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो ये होगा 10x प्लस 60 माइनस 9x बराबर 106। देखिएगा 10 में से 9 गया, x बचेगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर जब माइनस होगा तो 60 इसमें से जब घटाइएगा तो आपका आएगा 46 यानी 46। तो आप x का जो वैल्यू माने हैं 9 मैच का औसत माने थे, एवरेज माने थे। और जब 10वां मैच खेला गया तो 10वां मैच में इनका रन बढ़ चुका था 6, तो 46 और 6 करेंगे तो 46 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो ये आता है हमारा 52 यानी 52 रन इनका एवरेज आया, औसत आया। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर घास का एक मैदान है और उसको t मिनट में काटा जा सकता है, यानी टोटल जो घास का मैदान है अगर उसको t मिनट में मैं काट सकता हूं, तो बोल रहा है कि बताइए मुझे कि 30 मिनट में घास के मैदान का कितना भाग काटा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप टोटल t मिनट में काट रहे हैं तो 1 मिनट में कितना काटते होंगे, तो 1 मिनट में 1/t काटते होंगे घास का मैदान। तो 30 मिनट में तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30/t घास के मैदान को काट दिया जाएगा। यानी अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं 1 मिनट में कितना काटता हूं, जैसे मैं बोलूं कि टोटल मुझे 120 मिनट लगते हैं, ऐसे मानने के लिए बोल रहा हूँ 120 मिनट लगता है घास के मैदान काटने में, तो आपसे कहूंगा कि 120 मिनट अगर लग रहा है तो 1 मिनट में कितना, तो आप बोलेंगे कि 1/120। तो 1 मिनट में इतना, तो 30 मिनट में काटेंगे तो 1/4, ये ऐसे ही। तो यहाँ पर टोटल दिया हुआ है कि टी है, तो टोटल अगर मैं घास के मैदान को टी मिनट में काट रहा हूँ तो 1 मिनट में कितना काटता होगा, तो 1/t। तो 1 मिनट में 1/t, तो 30 मिनट में 30/t, यानी इतना हम घास के मैदान को काट सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई में 4:5 के अनुपात में वृद्धि करें यानी इंक्रीज कर दें, और चौड़ाई में 3:2 के अनुपात में कमी कर दें, तो क्षेत्रफल यानी एरिया में किस अनुपात यानी रेशियो में कमी होगा। तो सबसे पहला चीज कि हमारा जो लंबाई है वो कहता है कि 4 से 5 हो जा रहा है, चौड़ाई जो है वो कहता है कि 3 से 2 हो जा रहा है। तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, क्या कमी आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है। तो देखिए मेरा लंबाई 4 मीटर था, 5 मीटर हो गया, चौड़ाई 3 मीटर था, 2 मीटर हो गया। तो ये वाला पोर्शन लंबाई है और ये वाला ये लंबाई बढ़ा है, ये चौड़ाई। तो शुरुआत में तो ये रहा होगा और बाद में ये रहा होगा। तो जब शुरुआत में रहा होगा तो आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया में, तो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई है, ये चौड़ाई, पहले लंबाई ये था, चौड़ाई ये था, तो क्षेत्रफल देखिए तो कितना रहा होगा, तो 4 तिया 12 यानी 4 गुने 3, ये क्षेत्रफल पहले रहा होगा। बाद में क्या होगा, तो बाद में यही लंबाई इतना हो चुका है और चौड़ाई इतना, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी L इंटू बी, तो हो जाएगा ये 5 गुना 2 यानी 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 से अगर हम काटते हैं तो 6:5, यानी पहले जो हमारा क्षेत्रफल था वो 6 था, अब क्षेत्रफल 5 हो चुका है। लंबाई यहाँ पर देखिए, लंबाई हमारा 4 था, 5 बन गया, चौड़ाई 3 था, 2 बन गया। तो पहले वाला क्षेत्रफल क्या, तो 4 तिया 12 था, अब क्षेत्रफल तो 5 दूना 10 है, काटेंगे तो 6:5 में आ जाएगा। ये हुआ क्षेत्रफल का अनुपात। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a/b 2/3 हो, तो हमसे पूछ रहा है कि 5a³ - 2a² b रेशियो 3ab²।
और माइनस बी क्यूब, ये वाला क्या होगा? तो आपको पता होगा कि जो जिसके सामने होता है वही वैल्यू हो जाता है, जो जिसके सामने होता है वही वैल्यू हो जाता है। यानी ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 है, तो अगर मैं ए का वैल्यू यहाँ पर 2 दूँ तो ए का वैल्यू यहाँ भी 2 और यहाँ बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ भाई ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, और ये वाला भी बी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 का क्यूब है ये, तो 2 का क्यूब 8, 8 बचे 40। ये देखिएगा 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 दूना के 24, ये हुआ। अब यहाँ पर रेशियो है, अब देखिएगा यहाँ ए है तो 2 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, और बी का क्यूब है यहाँ पर यानी 27 है। तो अगर मैं यहाँ से घटाऊं तो ये आएगा 16 और ये वाला आ जाएगा 27, और ये हुआ हमारा आंसर। तो जो जिसके सामने है बस उसी वैल्यू को रख दिया जाए और आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, ए का मैंने यहाँ 2 दिया, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, बी का 3। अब यहाँ पर 2 का क्यूब है ये, तो यहाँ ए यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 8 बचे 40। यहाँ पर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, इसको घटाएंगे तो 16 आएगा। यहाँ देखिएगा 2, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 तिया 54। अब बी का क्यूब 3 यानी 3 का क्यूब 27, तो यहाँ 54 में से 27 घटाएंगे 27 और यहाँ 16, यानी आंसर आएगा 16:27। एलिगेशन का क्वेश्चन है। एलिगेशन का क्वेश्चन कहता है कि बाजरा एक है 45 रुपये पर केजी और दूसरा है 32 रुपये पर केजी। कहता है कि इनको किस रेशियो में मिला दिया जाए कि इसको 48 रुपये 48 रुपये पर केजी बेचूँ तो हमें 20% का लाभ हो यानी प्रॉफिट हो। तो सबसे पहला चीज़ कि एलिगेशन में एक जैसे ही चीज़ हमेशा लिखाते हैं। जैसे क्रय यानी सीपी तो हर जगह, अंकित मूल्य यानी एमपी तो तीनों जगह, और विक्रय मूल्य यानी एसपी तो तीनों जगह। तो यहाँ पर दो चीज जगह तो क्रय मूल्य यानी सीपी है, जैसे 45 रुपये खरीदा हूँ एक और दूसरा 32 रुपये खरीदा हूँ, इनको मिक्स करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक 48 जो दिया हुआ है ये वाला है हमारा जो है वो एसपी है। तो सीपी पर लाने के लिए, क्रय मूल्य पर लाने के लिए 20% लाभ का मतलब 120/100 होता है। तो ये फ्रैक्शन 120/100, 30% लाभ 130/100, 50% लाभ 150/100। अब 48 रुपया में इसको हमें बेचना है, एसपी है, तो हमें सीपी पर पहुंचना है क्रय मूल्य पर, तो वो कितना रहा होगा? तो पहले हम क्रय मूल्य इसलिए निकालेंगे कि यहाँ दोनों जगह सीपी यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो ऐसे सोचना है कि अगर मैं किसी चीज को 48 रुपये में बेच रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट यानी लाभ हो गया, तो मैं खरीद करके 48 रुपये से कम में लाया हूँ, खरीद करके 48 रुपये से कम में लाया हूँ, तो ये कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर देंगे और आएगा यहाँ पर 100/120, 0 से 0, 12 चौके 48, यानी खरीद करके इसको जब हम लाएंगे और मिक्स करेंगे तो वो 40 रुपये पड़ेगा। यानी अब हम ये कह देंगे कि एक बाजरा 45 रुपये केजी लाया हूँ और दूसरा 32 रुपये केजी लाया हूँ, और अगर इनको मिक्स करेंगे ना तो ये 40 रुपये पर केजी खरीदारी पड़ेगा। तो ये देखिएगा एलिगेशन का मतलब होता है कि इन दोनों के जो बीच में संख्या आएगा उस चीज को बीच में रखिएगा और तिरछा तिरछी घटा दीजिएगा, क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। घटाने में एक बात का ध्यान रहे कि माइनस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे 32 में से 40 अगर घटाएंगे तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 8 लिखेंगे, और यहाँ 45 में से तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब ये हो गया कि हमें 8:5 में इस चीज को मिला देना चाहिए। तो 8:5 में मिलाना चाहिए। तो इससे पहले ये आप जानिए कि इसको लिखने का तरीका है कि जो संख्या निकलेंगे बीच में जो होगा उसको बीच में और ऐसे लिखेंगे, और तिरछा तिरछी इसको घटा दिया जाता है, क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। घटाने में माइनस का प्रयोग न हो, इस बात का ध्यान रहे। पहला चीज कि 20% लाभ का मतलब 120/100 हमें क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है, क्योंकि जो जी तीनों चीज यहाँ सेम रहते हैं, ये भी क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बेचा हूँ 48 में, फायदा हो रहा है 20%। तो सोचेंगे कि अगर किसी चीज को 48 में बेचा हुआ हमें फायदा हो रहा है, इसका मतलब हम खरीद के कम में लाए हैं और हमें खरीदारी यानी सीपी क्रय मूल्य निकालना है। तो ये कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर डाल देंगे और काटेंगे तो 40 रुपये सीपी यानी क्रय मूल्य पड़ा हमें खरीदारी 40 रुपये। यानी अगर 45 वाला बाजरा और 32 वाला बाजरा को अगर मिक्स करेंगे तो 40 रुपये खरीदारी पड़ेगा, 48 रुपये बेचेंगे, 20% का लाभ कमा लेंगे। तो इसको किस रेशियो में मिलाए? तो तिरछा तिरछी घटा लीजिए। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का प्रयोग नहीं करिएगा, 8 आएगा, और यहाँ से घटाइएगा तो 5 आएगा, और ये हुआ हमारा आंसर। 8:5 में आपको इस चीज को मिला देना चाहिए।
अगला क्वेश्चन एसआई से है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। कहता है कि 10,000 रुपये को दो भाग में बांटा हूँ और उसको एसआई यानी साधारण ब्याज पर लगा रहा हूँ। एक जगह से 8% लेता हूँ, दूसरे जगह से 10% लेता हूँ, लेकिन जब दोनों को कलेक्ट करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो 9.2% एवरेज आता है, औसत आता है। तो दोनों जगह मैंने कितने रुपए लगाए? तो याद रखिएगा कि ये है साधारण ब्याज, लेकिन आप एलिगेशन से लगा सकते हैं। एलिगेशन उसको बनाते हैं जहाँ पर दो चीज़ यानी तीन चीज़ दिया हुआ हो और एक बीच का चीज़ दे दे, जिसको वह कुल कहे यानी टोटल या एवरेज यानी औसत बोले, तो आप एलिगेशन वहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर कहता है कि मैं एक जगह पैसा लगाता हूँ 8% पर और दूसरा जगह लगा देता हूँ इस चीज़ को 10% पर, लेकिन इसको कलेक्ट करता हूँ तो 9.2% ही पड़ता है। तो ये औसत हो गया, एवरेज हो गया, इसी को बीच में लिखते हैं। तिरछा तिरछी ऐसे करके घटा देते हैं। घटाने में माइनस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ से जब मैं घटाऊंगा तो ये वाला आएगा 0.8, और जब यहाँ से हम इसको घटाते हैं तो ये वाला आएगा 1.2। एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया। अब 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी ये जो पैसा मैं लगाया हूँ 2:3 में लगाया हूँ। तो टोटल रेशियो कितना है? तो 5। तो टोटल पैसा तो 10,000। टोटल रेशियो 5, टोटल पैसा 10,000 रुपया। तो एक रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो 2,000 आएगा। तो एक का वैल्यू अगर 2,000 तो दो का वैल्यू 4,000 और 3 का वैल्यू 6,000, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक रेशियो का वैल्यू 2,000 तो 2 तिया 6 और 2 दूना के 4, यानी मैंने जो पैसा लगाया है वो 4,000 और 6,000 रुपया लगाया है। याद रखिएगा कि एलिगेशन वहां पर लगा दिया जाता है जहां पर 3% या पैसा दिया हुआ हो, जिसमें एक बीच का हो, एवरेज हो, औसत हो, कुल हो, कुछ भी कहे। 8% पर कुछ पैसा, 10% पर कुछ पैसा, टोटल पर देखें तो 9.2% ही क्यों रहा। तिरछा तिरछी घटाएंगे तो ये आएगा 0.8, ये 1.2। एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12। टोटल जो रेशियो है, यानी हम कह सकते हैं कि 8% पर 4,000 लगाया गया और 10% पर 6,000 लगाया गया। टोटल जो रेशियो है वो 5 आया। टोटल पैसा 10,000, एक का वैल्यू 2,000, एक रेशियो का वैल्यू 2,000 तो 2 दूना के 4,000 और 2 तिया 6,000। दो रेशियो का वैल्यू इतना था। हमसे पूछा गया है कि टोटल पैसा हमने कैसे किया, तो एक जगह 4,000 और एक जगह 6,000 लगाया। 4,000 8% पर और 10% पर 6,000 रुपये लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बाइक का एमआरपी यानी अंकित मूल्य 33,600 रुपया है। खुदरा विक्रेता रिटेलर होली के अवसर पर 16% छूट की घोषणा करता है, डिस्काउंट देता है 16%। एक ग्राहक उस बाइक के लिए कितना कीमत चुकाएगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज कि 16% डिस्काउंट यानी जो छूट है, एमआरपी जो है हमारा वो है हमारे पास 33,600, और हमारे पास जो डिस्काउंट है यानी छूट है वो वाला है 16% यानी 16%। इसी को अंकित मूल्य कहते हैं, और ये वाला है छूट। तो यहाँ पर कहता है पहला चीज कि मेन जो फ्रैक्शन होता है वो 100/100 होता है, 100/100। अब यहाँ पर छूट अगर देंगे ना तो इसी में से घटा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। तो अगर 100 में से हम यहाँ पर 16 घटाएंगे तो ये वाला आएगा 84/100, यानी जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उस पर फ्रैक्शन जो बनेगा वो 84/100 बनेगा। अब 33,600 रुपए का जो चीज है उस पर 16% जब डिस्काउंट दीजिएगा तो टोटल 100%, 16% डिस्काउंट तो 84% बचा। अब 84% में ये सारा चीज बिक जाएगा, तो इसका मतलब कहेंगे कि ये 13,600 का 84% यानी 84% है। तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो आंसर आएगा 22,224, 22,000 सॉरी देखना पड़ेगा 28,224। जब इसको आप मल्टीप्लाई यानी गुना करिएगा तो आ जाएगा। जैसे देखिए 33 से करेंगे तो 3 चौका 12, लास्ट में 4, और यहाँ से हम काटेंगे आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एमआरपी 33,600, डिस्काउंट यानी छूट 16%, मेन फ्रैक्शन 100/100। यहाँ से जब हम 16% यानी डिस्काउंट देंगे तो 100 में से घटाएंगे तो 84/100 आएगा। 33,600 एमआरपी यानी अंकित मूल्य लिखा हुआ है, 16% डिस्काउंट जैसे ही छूट देंगे 84% पर वो बिक जाएगा, और काटेंगे तो आएगा 28,224 रुपया में ये चीज आपको बिक जाएगा, जिसका एमआरपी यानी दाम 33,600 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10/21, 20/63 और 55/56 का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, लघुत्तम समापवर्तक यानी लस बताएं। तो
तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आपसे एलसीएम पूछेगा, लघुत्तम समापवर्तक लसा, तो ऊपर में एलसीएम और नीचे में एचसीएफ रहता है, यानी ऊपर में लसा और नीचे में मसा होता है। अगर हमसे एलसीएम पूछेगा, एलसीएम, तो ऊपर में वाले को एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देंगे, यानी ऊपर वाला का लसा और नीचे वाला का मसा निकालेंगे। तो जब इसका हम लसा निकालेंगे एलसीएम, इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 220, और इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे यानी 21, 63, 56 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 आएगा। अब हमें लिखना कैसे, तो एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम बटा एचसीएफ यानी 220 बटा में 7, और ये हुआ हमारा आंसर। एलसीएम बोलेगा ऊपर वाला का एलसीएम, और एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला एचसीएफ और नीचे वाला एलसीएम निकाल दिया जाता है। तो देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है। भोपाल से वाराणसी जाने वाली ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वाराणसी से भोपाल आने के दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन का औसत चाल यानी एवरेज स्पीड बताइए। तो याद रखिएगा कि भोपाल से वाराणसी गई और वाराणसी से भोपाल आ गई, तो जाने में जो दूरी रहा वही आने में रहा, यानी डिस्टेंस सेम है, दूरी सेम है। तो जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। ये कब लागू करेंगे, जब यहाँ पर औसत चाल दिया हुआ और ये दूरी सेम हो, डिस्टेंस सेम हो। तो दूरी जब सेम होगा तो औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई, यानी औसत चाल यहाँ से पूछा जाएगा। तो जब दूरी सेम हो यानी जितना दूर गए उतना ही वापस आ गए, तो दूरी सेम हुआ, उस कंडीशन में एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकालने के लिए 2xy बटा में x प्लस वाई, और x और y जो होता है ये स्पीड होता है, चाल होता है। xy जो होता है इसको चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो हम यहाँ से दो, इधर से गए 100 के हिसाब से और उधर से 80 में आ गए। अब उधर से तो यानी 100 और 80 180 आता है। तो यहाँ 2xy बटा x प्लस वाई, एक्स और y का मतलब स्पीड यानी चाल, चाल एक जगह इधर से 100 था, उधर से वापस आने में 80, मल्टीप्लाई यानी गुना में था, गुना किए, जोड़ में था, जोड़ दिए। 2xy बटा में x प्लस वाई, यहाँ से काटेंगे 9 आएगा, यहाँ पर जब हम भागा देंगे तो ये 800 बटा में 9 यानी 88.89 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड हुआ, औसत चाल हुआ। औसत चाल जब दूरी बराबर होगा तो औसत चाल होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, एक्स वाई का मतलब स्पीड यानी चाल, रख के काटेंगे, आंसर आएगा 88.89 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 मीटर कपड़े को बेचने पर एक आदमी को 40 नहीं 4 है, 40 मीटर नहीं बल्कि 4 मीटर है, 4 मीटर है। 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर लाभ यानी प्रॉफिट होता है, उसका लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट बताएं। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं 20 कपड़े बेच रहा हूं तो 4 कपड़े का जो विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा, वो मुझे फायदा हो जाएगा। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं 20 खरीद के लाया हूं, 20 बेच रहा हूं तो 4 को मुझे फायदा हो रहा है। 20 कपड़ा बेचता हूं, 4 को कपड़ा फायदा होता है, तो यानी खरीद करके जो है वो मैं 16 कपड़े लाया हूं। सीपी जो है हमारा क्रय मूल्य जो है वो 16 है। तो हमारा कहता है कि लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी। ये लाभ है गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी। तो लाभ परसेंट यानी 20 कपड़ा बेचता हूँ, 4 गो का फायदा हो जा रहा है, यानी खरीद के मैं 16 कपड़ा लाया हूँ, तो ये सीपी हुआ, क्रय मूल्य हुआ। लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी। 4 से काटेंगे 25% का प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है जो कि गलत है, 40 कपड़ा नहीं होगा बल्कि 4 कपड़ा होगा। तो याद रखिएगा कि अगर मैं 20 कपड़ा बेचता हूं, 4 कपड़ा का लाभ यानी प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब खरीदारी मेरा कपड़ा 16 है। लाभ परसेंट लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, आंसर होगा 25%। कहता है कि एक आदमी 50 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा खरीद रहा है 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर की रेट से यानी दर से, और कहता है कि 40 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर के दर से खरीदता हूँ। दोनों प्रकार के कपड़ों के मूल्य का अंतर बताए यानी डिफरेंस बताए। तो सबसे पहला चीज़ ये देखिए कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर कहता है कि कपड़ा लंबाई और चौड़ाई की बात किया तो ये आयताकार यानी रेक्टेंगुलर हुआ, और इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो लंबाई में चौड़ाई होता है। यानी हमारा जो एरिया है यानी
क्षेत्रफल जो है हमारे पास वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई अगर यहाँ पर होता है तो कहता है कि 50 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा है, तो इसका मतलब ये 50 मीटर स्क्वायर है। और फिर कहता है कि एक कपड़ा है 40 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है, यानी ये 80 मीटर स्क्वायर कपड़ा है। तो यहाँ पर अब कहता है कि ये जो कपड़ा है यह 1 मीटर स्क्वायर में 250 रुपये लगता है। तो इस कपड़े में 250 रुपये लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर में, और इस कपड़े में 200 रुपये लगते हैं पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कहता है कि टोटल दोनों के खर्च में जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो बताया जाए। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च अगर 250, तो ऐसा 50 मीटर हमें चाहिए स्क्वायर, तो टोटल खर्च हो जाएगा 00 25 25 125 12,500 रुपये में ये कपड़ा मिलेगा। ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर में 200 रुपया लगता है, 80 मीटर स्क्वायर है, तो इसका जो टोटल होगा यानी 80 गुने 200, तो इसको हम जब करेंगे तो 8 दुना के 16, 16,000 रुपया। तो यानी ये वाला जो कपड़ा हमें मिल रहा है वो 12,500 में, और ये वाला जो कपड़ा हमें मिल रहा है वो 16,000 में। तो इनका जो अंतर आया वो 3500 रुपये का आया। अंतर जो आया, डिफरेंस आया, वो 3500 रुपये का। लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल एरिया निकलता है 50 मीटर स्क्वायर 80 मीटर स्क्वायर। ये वाला 1 मीटर स्क्वायर पर 250, तो 50 मीटर स्क्वायर पर 12,500, 1 मीटर स्क्वायर पर 200 रुपया, तो 80 मीटर स्क्वायर पर 16,000 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, जो कि आएगा 3500 रुपये का अंतर आएगा, यानी डिफरेंस आएगा। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, बोलता है कि 100 अंक में से ये लाया गया है, यानी 100 अंक का ये एग्जाम है, 100 नंबर में ये लाया गया है, ये लाया है, ये लाया गया है। सब्जेक्ट 3 है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, स्टूडेंट ABC है। एग्जाम जो हुआ है 100 नंबर का हुआ है, 100 में ये सब लाया गया है, 100 में लाया गया है। तो कहता है कि सभी विषय में मिलाकर ए के कुल प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो प्राप्त किया गया है, लाया गया है। तो कहता है कि सभी सब्जेक्ट में, तो सभी सब्जेक्ट में अगर ए लाया है तो 88 प्लस 86 प्लस 66 ये नंबर लाया है। तो 6 6 12 8 20 और 8 8 16 और 6 22 और 2 24, यानी 240 अंक ये लाया है, और ये हमारा आंसर हुआ। ए का कह रहा है ना कि ए द्वारा टोटल प्राप्त अंक बताएं, तो टोटल देखिएगा ए जो है सभी सब्जेक्ट में, तो ए सभी सब्जेक्ट में, मैथ में इतना, साइंस में इतना, इंग्लिश में इतना लाया है, तो टोटल ये लाया है 240, और ये हुआ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में ए एवं सी के कुल प्राप्तांक के मध्य का अंतर बताएं, यानी ए ने कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला 73 था आपका, और अगला है 74, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है इस टाइप से। तो ए द्वारा, तो ए तो अभी तुरंत हम जोड़े हैं, ए है हमारे पास 240, सभी सब्जेक्ट में ए ने 240 लाया। सी के बारे में बोल रहा है कि सी कितना लाया है, तो सी लाया है 72 प्लस 68 प्लस 84, सभी सब्जेक्ट में सी ने। तो ये टोटल कितना लाया, तो 8 4 12 और 2 14 और 8 6 14 14 7 21 और 1 22, 224, यानी 240 ये लाया है, 224 ये लाया है। तो इनमें डिफरेंस जो है, अंतर है, उस 16 नंबर का है, ये 16 नंबर का है। तो ए ने सभी सब्जेक्ट में 240, सी ने सभी सब्जेक्ट में 224 है। तो इन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस कितना है, तो 16 यानी 16 का। सभी विद्यार्थी द्वारा गणित में औसत प्राप्तांक, औसत का मतलब एवरेज होता है, तो कहता है कि सभी सब्जेक्ट द्वारा मैथ में, सभी विद्यार्थी द्वारा मैथ में, तो ए का 88 है और बी का 65 है और सी का 72 है, यानी 7 8 7 15 7 6 13 13 8 21 और 1 22, 225 नंबर मैथ में तीनों विद्यार्थी लोग लाए हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि औसत बताइए, एवरेज बताइए। तो एवरेज का मतलब होता है कि सभी संख्याओं का योग, सम ऑफ द टोटल नंबर बाई नंबर्स, यानी संख्या, यानी कहता है कि जिनका एवरेज पूछ रहा है उन सबको जोड़ दीजिए, तो उन सबको जोड़िए और जितनी संख्या है उससे भाग दीजिए। तो 1 2 3, 3 संख्या है, 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 3 5 15, एवरेज जो आया वो आया 75, यानी 75। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन आज हम लोग एक सेट का लगभग कंप्लीट किए। कुछ क्वेश्चन जो मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था वहाँ से देख लीजिएगा, और बाकी सब यहाँ पढ़ा दिया हूँ।
अगले वीडियो में अगला नया सेट से हम लोग पहुँचेंगे और फिर हम लोग देखेंगे जब ये क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग CGL लेवल का भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।